Okay, so good morning to all of you. We are starting the class and the chapter name is reproductive health. So हमने human and reproduction finish किया है, उसके बाद next the important chapter जिसमें हम देखेंगे कि reproductive health क्यों important है, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो I hope जितने लोग बाहर गए हैं वो आ जाएंगे तब तक, ठीक है? चलिए. So reproductive health according to WHO, क्या होता है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, क्या बोला कि इट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल that is not related to the correctness or the healthiness of the reproductive organ, but other than these things it should be like emotional, behavioral or social aspects are also involved. It is not only about the रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके अलावा भी कुछ एंगल्स हैं कि इमोशनल, बिहेवियरल और आपके सोशल एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है. तो अगर आप इन सारे एस्पेक्ट से ठीक हो तो ही आपको क्या माना जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाएगा. तो आपको लगता है कि इस टाइम में इस दुनिया में कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? WHO ने तो कह दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी, मतलब कहीं से तो कुछ ना कुछ परेशान होगा. अगर दूसरे बंदे से पूछोगे तो वो तो बता ही देगा कि यार उसका बिहेवियर ठीक नहीं है. अपने लिए चाहे वो कुछ भी सोचता हो, तो फिर हम सारे लोग कैसे हो गए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी या अनहेल्दी? अनहेल्दी हो गए. वैसे मतलब, लेकिन जो उन्होंने कह दिया मानना तो पड़ेगा. तो WHO के अकॉर्डिंग आप फिजिकली तो आपको होना ही चाहिए, फिजिकली, फंक्शनली, इमोशनली, बिहेवियरली, और आपका जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स दोज वर टोल्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के उनकी वेलबींग पे हमें उनकी हाइजीन पे ध्यान देना है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपका कैसा इमोशनल और कैसा सोशल इंटरेक्शन है. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो आपका स्पर्म काउंट हो, हर चीज़ को इनडायरेक्टली क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, राइट. तो इसलिए इस एस्पेक्ट को इम्पॉर्टेंट माना गया. इज़ इट क्लियर? इतना क्लियर है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इसके लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि मतलब सारी कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया वो इंडिया में ही लिया गया. किस में लिया गया? इंडिया में लिया गया. बहुत सारी कंट्रीज़ थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने सबसे स्टार्टिंग से प्लानिंग की. आज़ाद होते ही हम इस चीज़ में लग गए कि हमें पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है, और हम उसमें इतने अच्छे से फेल हुए कि आई कैन नॉट टेल. के मतलब शुरुआत हमने की है सबसे पहले, और स्टिल हम सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं उसमें, ठीक है. किसी भी कंट्री में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन आए तो उसमें सबसे पहले आप इंडिया मार दो, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है. 1951 में स्टार्ट किया, ठीक है. और उसके बाद भी हम जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे आगे, ठीक है. सो इन इंडिया मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई. अगर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फैक्टर्स है, ठीक है, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और आपके पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनके लिए ना एक प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. और वो क्यों क्यों होनी चाहिए, क्या नीड है उसकी? क्योंकि इंडिया में क्या है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये वैसे तो पहले की बात है. अभी तो अगर मेडिकली हम देखें तो बहुत साउंड है, हम एज अ कंट्री हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आर रियली गुड, राइट. लेकिन पहले की अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता था. लेकिन अभी भी अगर रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो स्टिल वी आर रीचिंग आउट, वहाँ थोड़े केसेस आपको सुनने को मिल जाते हैं. वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ये एक बड़ा एरिया है कि एसटीडीज़ को अगर आप वेल अवेयर नहीं होगे अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ये सारे इश्यूज से, तो देयर आर चांसेस के एसटीडीज़ हो सकते हैं या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो सकती हैं. उसके अलावा यू मस्ट बी नोइंग कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव विद किसके साथ, HIV और एड्स के साथ जिंदा हैं, मतलब इसके साथ रहते हैं, HIV के साथ रहते हैं. HIV मतलब इज़ नॉट अ पर्सन जिसके साथ वो रह रहे हैं, मतलब उन्हीं लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है. सो दिस इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1951. इंडिया में ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1951 में स्टार्ट हुआ, राइट. क्या रिक्वायरमेंट थी, व्हाट वाज द नीड? नीड वाज टू स्टॉप द एसटीडीज. और जो मोर्टेलिटी रेट आपको दिख रहा था, मैटरनल हो चाहे आपका इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट थी, एसटीडीज़ को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट थी. और आप देख रहे हो जो ये एसटीडीज़ होती हैं इसमें ऑलरेडी एक नंबर दिया गया कि वी आर हैविंग 2 मिलियन पीपल दोज आर लिविंग विद द
दिस काइंड ऑफ डेंजरस डिजीज जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए पहला एक आपके पास सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया इस सदी का, जिसका वेटेज बताइए, क्या कौन सी वो कंट्री है जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है? इंडिया। और इसको हमने कितना सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? बहुत ज़्यादा, मतलब हमने स्टार्ट करके और तो इसका आंसर मुझे लगता है क्या लगा है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है 720 का पेपर हटा के नीट का यही एक क्वेश्चन दे देना चाहिए, ठीक है, और इसी पे सिलेक्शन होगा बस, ठीक है। मैं मतलब पूछना भी इंसल्ट लग रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? अभी क्या चल रहा है? 23। तो कितना अचीव किया हमने? बहुत अचीव किया हमने। फैमिली प्लानिंग को बहुत सीरियस ले लिया। वो मतलब उन्होंने प्रोग्राम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि हमें कंट्रोल करना है कि बढ़ाना है। तो शायद वो अदर वे अराउंड में समझा हम लोगों ने। तो पहले शुरू तो प्रोग्राम किया था कम करने के लिए, लेकिन 51 में शायद विजन इतना क्लियर नहीं था, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि करना क्या था, तो पॉपुलेशन बढ़ा दी कम करने के बजाय। लेकिन अब विजन क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई कम करना, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था 51 में। तो इससे रिलेटेड हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए। क्या प्रोग्राम का नाम था? RCH। क्या? RCH प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए, और इन प्रोग्राम्स में स्पेशली गवर्नमेंट बॉडीज वर इन्वॉल्व और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट। तो हमने ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज भी इन्वॉल्व थी और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी इन्वॉल्व थी, जस्ट टू स्टॉप के आपको पता है पॉपुलेशन इतने रेट से बढ़ रही है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू फीड द ऑल द पॉपुलेशन। आप सोचो 1950s में ही हम बहुत परेशान थे, फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाना पड़ा, उसके बाद वी वर लाइक थोड़ा सा सस्टेन कर पाए, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम पे, इसीलिए ये प्लानिंग लाई गई थी। और स्टिल अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सब कुछ प्रोवाइड करना इज़ रियली डिफिकल्ट। आप समझ सकते हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप कहीं और होते, किसी और कंट्री में होते, अगर ये पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होता तो हमें शायद 350 पे भी हमारा नीट में हो जाता। क्योंकि फिर चलिए ठीक है, मतलब सीट है हमारे पास, सीट ही सीट है, बस आपको फॉर्म भरना है। इस लाइक कि कल हमने BSc में या किसी और दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जिसमें श्योर शॉर्ट आपको सीट मिल जाएगी। तो इतना कंपटीशन नहीं होता अगर पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल होता, ठीक है। तो इसमें हम लोगों की गलती नहीं है सच, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या मोटिव है? एक तो ये कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया है। देखिए हम बहुत आगे का सोचते हैं, इट्स नॉट अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मदर्स, वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कि जो भी बच्चों की जो मोर्टेलिटी है जस्ट बिकॉज कि उनको कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, आपको पता है स्टार्टिंग में दे विल बी डेवलपिंग देयर इम्यूनिटी, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, उनको वैक्सीनाइजेशन कराना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी बहुत सारी वैक्सीन लगी होंगी, और अब तो नंबर इतना बढ़ गया है कि आप वैक्सीन लगवा के भी आपको बहुत अच्छा पैसा अर्न करना पड़ेगा, वरना आप अपने बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगवा पाओगे। क्योंकि अब वैक्सीन भी ऐसे आ गए हैं कि पेन वाला वैक्सीन और पेनलेस वैक्सीन। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अपने बच्चे को रोता तो देखोगे नहीं, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो कि ये 6000 का है और ये 300-500 का है, तो आप ऐसा करो कि ये पेनलेस है। बस फ़र्क ये है दोनों एक साथ वर्क करेंगे, लेकिन इससे फीवर नहीं आएगा, इससे फीवर आ जाएगा। तो पेरेंट्स खुश होके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ज़रा भी रोए, तो वो क्या करते हैं, जो पेनलेस वाले होते हैं, ये मार्केट में अभी चल रहा है, जो वैक्सीन लगवाने का तरीका है उसमें यही होता है, डॉक्टर कहता है भी पेनलेस लगवा लो, मतलब डॉक्टर नहीं कहता, वो तो आपको बताएगा, कुएं में कूदना आपका काम है, ठीक है, तो वो बता देता है। फिर हम जाते हैं पेनलेस के लिए, जिसमें पेन नहीं होता, इट मीन्स कि बच्चा परेशान नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आएगा और वो सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक। तो एक इसका मेन वो था मैसिव, यस बच्चा, हाँ वो तो इंडिकेशन ही है मेनली, जैसे उसमें जो रूट चेंज कर देंगे, तो मतलब मेनली अगर आपके पास ये सारी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो तो वैक्सीनेशन का सबसे मेन प्राइम ही वो है कि अगर आपको फीवर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है, तो वो अच्छा तरीका है। लेकिन आज का जो कपल है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा बिल्कुल मतलब गोद में ही रहे हमेशा और उसको कुछ ना हो, वो मिट्टी में तो जाए ना, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल, और आपको पता है कि जितना आपका एक्सपोजर होगा पैथोजेंस के साथ उतनी ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो हो सकता है कि आप
बहुत अच्छे महल में रहते हो, स्टिल आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। द रीज़न इज़ यू आर नॉट एक्सपोज विद द पैथोजेंस, और पैथोजन से एक्सपोज नहीं होगे तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप आउटडोर गेम्स खेलें पबजी के अलावा। सो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशनल फूड टू द प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का, पहले तो मतलब जो रूरल एरियाज़ में हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन मिट्टी तक खा लिया करते थे। मिट्टी, कैन यू इमेजिन दैट, जो उससे जिससे ये मिट्टी का घड़ा वगैरह बनता है, when they were like having like उनको कुछ खाने का मन करता था, जैसे यहाँ तो अगर अभी किसी प्रेग्नेंट वुमेन का मन करेगा तो वो जाके मतलब आइसक्रीम मांगेंगे या जो भी उनका फेवरेट फूड है। लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ उनका मन कर रहा है तो वो कोयला ही खा ले रहे हैं, कोयला, मिट्टी, मतलब कुछ भी, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के नाम पे तो ज़ीरो। मतलब जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनको, स्पेशली रिमोट एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द दिल्ली एनसीआर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इवन नॉट इन द बी टियर सिटीज़, लेकिन जो पहले की जो रूरल एरियाज़ का वो था, वहाँ मदर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं होता। तो इट इज़ अबाउट कि ये प्रोग्राम इसलिए रन किए गए कि आप अवेयर कर पाओ कि एक मदर की नीड उस टाइम पे ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जब एक प्रेगनेंसी का फेज़ चल रहा होता है तो मदर की इम्यूनिटी इज़ वेरी वीक, ठीक है। और आपको पता है कि जो बेबी होता है इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट फॉर द मदर, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी फूड है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो बेबी की कहाँ से फुलफिल हो रही है, मदर से फुलफिल हो रही है। तो एक योजना चलाई गई, कौन सी, जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए योजना क्या, ये सारा मतलब दिस वाज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जिसमें अवेयर किया गया कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड के कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, और दूसरा अबाउट द मदर्स, जो मदर हैं उनको कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिलीवरीज जैसे आपको पता होगा कि 1700 से आई थिंक 1650 से और 1850 तक, मतलब अराउंड 200 ईयर्स तक जो डिलीवरी करने वाले, इवन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी थे, उनको भी ये नहीं पता था कि डिलीवरी कराने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की डेथ 200 साल तक मदर की और बच्चे की डेथ बस इसलिए होती गई क्योंकि डिलीवरी से पहले जो भी डिलीवरी कराता था वो हैंड वॉश नहीं करता था। आप सोचो कितने तेज थे, वाह वाह वाह। मतलब 200 साल तक हम यही नहीं समझ पाए कि बस हैंड वॉश नहीं किया इसलिए डेथ हो रही है, और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो 200 साल हमें लगे इस चीज़ को करने में, और उसके बाद तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी रिमोट एरियाज़ में लोग घर पे डिलीवरी हो जाती है, या किसी को भी दाई माँ को बुला लेते हैं, ठीक है। मोहल्ले में कोई बूढ़ी सी लेडी होती हैं दाई माँ, मतलब अभी भी वहाँ जैसे बच्चों का आप देखते हो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन यू कैन नॉट शेक देम वेरी फास्ट। जैसे बच्चे को उठा के, जैसे मामा जी फूफा जी आए, उन्होंने बच्चे को उठाया, पकड़ गई, और कैसे हो सकता है आप लोगों को भी बचपन में उठा के किसी ने ऐसे करके हिला दिया हो, तो दिमाग तो सही था, हिल गया उसके बाद से। कोई कहता है ना कि मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग हटेला रहता है, हो सकता है कि किसी ने उसको उठा के ऐसे शेक कर दिया हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉर्टेक्स इतना फिक्स नहीं होता, कनेक्शन इतने बने नहीं होते, तो बच्चों को पूरा शेक करना दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। तो वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए, इतने वो हो। और नेक्स्ट चीज़ जो बच्चों की मालिश की जाती है, भाई ऐसा ऐसा कर देते हैं, पैर मोड़ के कहाँ से कहाँ मिला देंगे, उनका कुछ भी कर देंगे। देख लें कभी कोई दादी माँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि दादी माँ को नहीं देना है बच्चे को, लेकिन प्लीज़ उनको बोलें कि वो पिछले वाला तरीका ना अपनाएं, कि उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलो एक इसमें जैसे ये जो प्रोग्राम थे, स्पेशली इनका एक रीज़न, इसमें जैसे एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, कुछ बता सकते हैं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? किस चीज़ के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर मेन वो था, लेकिन हम लोग इतने बड़े लूप होल खोजने वाले लोग हैं कि हमने उसको क्या मेन वो बना लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका बना लिया, और जिसके थ्रू जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है गर्ल चाइल्ड है तो उसका फीमेल फर्टिसाइड के केसेस बढ़ने लगे, राइट। तो एमनियोसेंटेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस फर्स्ट बिकेम पॉसिबल इन इंडिया इन 1970s। कब हो गया? 1970s में ये फर्स्ट पॉसिबल हुआ, ठीक है। और जैसे ये पॉसिबल हुआ तो जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत महान है, तो क्या हुआ कि दिस वाज इंटेंडेड टू डिटेक्ट व्हाट,
जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन फीटस। तो अगर किसी को बोला जाता है कि नहीं एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया, इट्स नॉट अबाउट द बैनिंग के पूरा एमनियोसेंटेसिस बैन किया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, आप सेक्स डिटरमाइन नहीं करवा सकते। इवन कि आप जाओगे कहीं भी विजिट करोगे ऐसे कहीं सेंटर्स पे, तो ऑलरेडी उन्होंने सारे रूल्स लगा रखे होते हैं, और इट्स काइंड ऑफ मतलब आपको पनिशमेंट हो सकता है कि इफ समवन इज टेलिंग के व्हाट्स द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट। सो गवर्नमेंट बैन द यूज ऑफ दिस टेस्ट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और कब किया उसने? 1976 तक, 6 साल तक हमने इसको बहुत अच्छे से तक यूज किया, और जितने भी मतलब जो गर्ल चाइल्ड थे, जितने भी नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी जहाँ भी ऐसा कुछ था जहाँ लोग समझते थे कि फीमेल फोर्टिसाइड को मतलब मेनली कि उनको लड़का चाहिए, तो दे वर प्रेफरिंग के उसके थ्रू उनको पता चल जाता था कि व्हाट्स द जेंडर, और दे विल बी गोइंग फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो उस केस में फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ गया, राइट। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1970s में स्टार्ट हुआ था। कब बैन हो गया? 1976 में। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, मतलब डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कब ये इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो आपका एमनियोसेंटेसिस स्टार्ट हुआ 1970s में, और कब बैन कर दिया? 76 में, ठीक है। सो दिस वाज द मेथड जिसमें आप क्या करते हो, ये चाइल्ड है अंदर, ठीक है, और इसमें से आप जो ये फ्लूइड होता है, इसमें बहुत केयरफुली आप इस फ्लूइड को लोगे और सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास नीचे सेल्स आ जाएंगे और फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सेल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कैरियोटाइप कर सकते हो। व्हाट इज अ कैरियोटाइप? कैरियोटाइप का मतलब होता है आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका आपको पता है कि एक पर्टिकुलर शेप होता है और वो अरेंज होते हैं। जैसे आपके पास, आपने देखा है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो होने को तो पेयरिंग किसी की भी किसी के साथ हो सकती थी। 46 क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है कि रैंडम पेयरिंग है, उस क्रोमोसोम के अंदर भी आपको पता है क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। उन सारे क्रोमोसोम में जो एक टाइप के होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। तो दैट्स अ काइंड ऑफ कैरियोटाइप इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। आप 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम को आप अरेंज कर लीजिए, देन यू विल बी फाइंडिंग फॉर द एबनॉर्मलिटीज। वो एबनॉर्मलिटीज ऐसा भी हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। नॉन डिसजंक्शन मतलब आपको पता होगा कि जब एना फेज में सेपरेशन हो रहा होता है, तो अगर कोई स्पिंडल फाइबर टूट गया तो दोनों क्रोमोसोम हो सकता है एक साइड आ जाए, और एक साइड आ गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, या एक साइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया, राइट। तो वो उस तरीके के जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो आपको कैरियोटाइपिंग के थ्रू पता कर सकते हो। मतलब आपने सेल लिया, उसमें क्रोमोसोम निकाल के और उसकी कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, राइट। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, बायोकेमिकल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडीज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स, राइट। आपको जितनी भी स्टडीज करनी है वो इन सेल्स के थ्रू आप कर सकते हो, बिकॉज दे आर कमिंग इनटू दिस एमनियोटिक फ्लूइड। इज इट क्लियर? क्या मेथड है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद एक दूसरा मेथड, जैसे बच्चों के लिए एमनियोसेंटेसिस तो होता ही है, लेकिन बहुत कॉमनली यू विल बी यूजिंग द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। जो सबसे पहला कंफर्मेशन ही होता है तो अल्ट्रासाउंड आप कराते हो, और जो होता रहता है मतलब 18 to 22 वीक्स में, मतलब हर 2 मंथ्स में या 1.5 मंथ में अल्ट्रासाउंड आर वेरी कॉमन, राइट। और इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, लाइक इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जब क्लियर हो जाता है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेक्स टू, राइट। तो इसके थ्रू भी हो सकता है और इसका भी, लेकिन इसमें भी बैन कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप यूज़ कर पा रहे हो, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया है। आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी बैन है। लाइक इट्स नॉट कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन करवा सकते हो और ओपन है, ठीक है। सो इट इज़ इन्वर्टेड फॉर डिटेक्टिंग द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, राइट। क्या मिस यूज हुआ? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इन द कंट्री। इसको रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? इनेक्टेड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड, और ये कब हुआ? 1994 में। कब? आप अल्ट्रासाउंड जैसे जब एमनियोसेंटेसिस पे कर दिया फॉर द स्पेशली फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन से ईयर में किया था? 76 में किया था। फिर उसके बाद जो बहुत कॉमन टेक्निक यूज होने लगी वो अल्ट्रासाउंड होने लगी, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी, क्योंकि आप जब जाते हो लाइक 14 वीक से प्लस जाओगे, एमनियोसेंटेसिस का जो टाइम होता है वो 14 से 18 वीक्स तक का होता है।
उससे के बाद अगर आप करते हो तो दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्की थिंग। उसके बाद ऑलरेडी आपका टिश्यूज बहुत डेवलप हो चुके होते हैं, तो 14 वीक के अराउंड आप एमनियोसेंटेसिस के लिए जाते हो। अल्ट्रासाउंड तो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में भी चलता है, मतलब एंड तक भी अल्ट्रासाउंड चल रहा होता है। और 18 टू 20 वीक्स में जब जाते हो तो बेबी में जैसे एनोमली के लिए जो भी मतलब जो बॉडी में डिफॉर्मिटी है या जो मेजर चेंजेस है, वो सेकंड स्कैन जो 18 टू 22 वीक वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, ठीक है। तो उसके थ्रू भी क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई द जेंडर, और उस पर भी बैन कब लग गया? 1994 में। किस एक्ट के थ्रू? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, इसके थ्रू आपका इसका भी बैन लग गया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं कि अल्ट्रासाउंड यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज अल्ट्रासाउंड, बट जो सेक्स का डिस्क्लोजर था उसको आप नहीं शो कर सकते, ठीक है। जबकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, जब ये स्कैन होता है 18 टू 22 वीक्स का, तो उसमें सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि अभी डिजिट्स बन गए, आई लैशेज ओपन हो गए, या कैसा कैसा पार्ट हो, मतलब लिम्स आए हैं कि नहीं है, मूवमेंट्स कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू पता कर पाते हो। और उनको डॉक्टर्स को, स्पेशली जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो बैठे परफॉर्म करा रहे होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि जेंडर क्या है, बट दे विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग इट विद यू, ठीक है। चलो, तो इसमें ईयर आपको याद रखना था, कौन कौन सा ईयर था? एक आपने स्टार्ट किया एमनियोसेंटेसिस का, कब स्टार्ट हुआ? 70s में। कब बैन हुआ? 76 में। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का कब बैन हुआ? 94 में, ठीक है। उसके बाद कुछ एसटीडीज हैं, ठीक है। तो इसमें जो वायरल डिजीजेज हैं और आपके पास ये जो डिजीजेज हैं इनके बारे में दिया गया है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स, सर्वाइकल। ये हम हेल्थ डिजीजेज वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी उसको पढ़ेंगे, ये आपको मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। आई विल बी गिविंग यू द ट्रिक जिसके थ्रू आप बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोल डिजीजेस को याद कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें इसको बात करेंगे। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया से होता है बैक्टीरिया। सिफिलिस ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, जो लोगों को वायरल लगता है बट इट्स अ बैक्टीरियल, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल है, ट्रिपेनोमा पैलेडम, ठीक है। जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वार्ड्स, ऑल दीज आर द वायरल। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन दीज आर द ट्राइकोमोनियासिस, प्रोटोजोना, क्लेमाइडियस, हेपेटाइटिस बी, HIV, ऑल दीज आर द डिजीजेस जो अलग अलग पैथोजन से हो रहे हैं, ठीक है। अब इन इन्फेक्शंस में अगर आप देखेंगे, हेपेटाइटिस बी हो, जेनिटल हर्पीस हो या HIV इन्फेक्शन हो, ये कैसे कैसे, व्हाट आर द रीजन? तो अगर कोई निडल्स को शेयर कर रहा है, अब आप बोलोगे कि निडल कोई पेन वेन शेयर करने वाली चीज़ है, खाना वाना है कि भाई तुम खा रहे हो, तो अब वो समझ ही रहे हो कि कौन निडल शेयर करता है, उड़ता पंजाब, ठीक है। तो अगर आप उड़ता पंजाब टाइप हो और आपको लगता है कि आज मुझे कुछ फन चाहिए ज़िंदगी में, और आपको उसका रीज़न पता होगा कि मैंने बोला था कि इट्स ऑल अबाउट द केमिकल लोचा। जब भी कोई केमिकल रिलीज होता है तो इट विल बी बाइंडिंग टू योर रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, और ये जाके जब आपके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और वो उसको मैक्सिमम फिल कर देंगे। अगर आपकी कोई भी फीलिंग है, चाहे इमोशन हो चाहे हैप्पीनेस हो, जब वो जाके बाइंड कर जाती है तो हैप्पी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ, ठीक है। विशाल भाई क्या कर रहे हैं? विशाल भाई ने कुछ लगा रखे है? विशाल भाई गलत बात है भाई, ऐसा ऐसा मत करो तुम, इसीलिए तुम ऐसे विशाल काय होते जा रहे हो, हैं? चलो ठीक है। तो इसमें अगर आप सिरिंजेस शेयर हो रहे हैं कोई ड्रग का या मल्टीपल यूज हो रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इट्स नॉट अबाउट कि ये मतलब ड्रग्स के थ्रू है, कई बार ऐसा भी होता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होता है, अगर आप कहीं इंजेक्ट कर रहे हो, सपोज HIV पेशेंट है और उसका ही सिरिंज आपको लग गया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये केसेस भी हो सकते हैं। बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं अगर उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, जो मेडिकल स्पेशली फील्ड से कनेक्टेड हैं, जो हॉस्पिटल्स में वर्कर्स हैं, उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, ऑब्वियस है, कंटेमिनेटेड ब्लड होगा तो उससे तो होगा ही होगा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं STDs के जाने के, वो बात कर रहे हैं। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, ठीक है। सो दीज आर द रीजन कि कैसे आपके ये सारी डिजीजेस ट्रांसफर हो जाती हैं। बताइए कैसे हो रहा है? यूटेंसिल शेयर करने से हो जाएगा, ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेबल निडल्स एंड शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम और बर्थ केयर, जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अनट्रीटेड अगर जो STDs हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, उसमें वो वुमेन में किस चीज़ को लीड कर सकती हैं? देयर आर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हो सकती हैं जिनको PID बोलते हैं,
एबॉर्शंस पे हो सकती हैं, स्टिल बर्थ पे हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। इस केस में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें शायद पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था कि अगर आपके पास इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाए, अदर देन यूट्रस अगर कहीं हो रहा है, तो इट कैन रिजल्ट इनटू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इट कैन ऑल्सो लीड टू द टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो इट्स वेरी डेंजरस कि अगर आपका प्रेगनेंसी जहाँ इम्प्लांट होना था, जो एम्ब्रियो, वो जाके कहीं और इम्प्लांट हो जाए। यूट्रस में होना था लेकिन मान लो फेलोपियन ट्यूब में हो गया या किसी और एरिया में हो गया, सो इट कैन लीड टू द कैंसर। सो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी दैट अकर्स आउटसाइड द यूट्रस एंड द फीटस जनरली कैन नॉट सर्वाइव, सो इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और एज ग्रुप रहता है इसमें 15 to 24, ठीक है, जो इसमें ज़्यादा प्रोन रहेंगे इसके लिए। ठीक है, और ये एज आपको पता है कि 15 to 24 इज अ काइंड ऑफ चेंज। जो एडोलेसेंस का एज होता है उसमें हार्मोनल सिक्रीशन और साइकिल्स चेंज हो रही होती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम है इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो प्रिवेंशन करना है, कोशिश करें कि प्रिवेंशन करें। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन और फिर उसके बाद क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पहले अर्ली डिटेक्ट कर लें और फिर अगर हो गया है तो फिर उसका क्योर कैसे करें। तो दीज आर द पर्पसेस कि इन प्रोग्राम्स का क्या पर्पस था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, राइट, ये एक वो हो सकता है टू स्टॉप द एसटीडीज। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है, यूजिंग कॉन्डोम्स कंपल्सरली ड्यूरिंग द क्वाइटिस। आपको पता है ये एसटीडीज को रोकने के लिए इज वेरी हेल्पफुल। तो अगर कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसल्टिंग क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज एंड गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट। इंडिया में आपको पता है कि इट्स वेरी लेस कि आप बहुत फ्रीक्वेंट डॉक्टर को विजिट करो। जब तक कि हम बेड पे पड़ नहीं जाते और हमें उठने के वांदे नहीं पड़ जाते, तब तक हम हॉस्पिटल विजिट नहीं करते। जबकि मैंने आपको बोला था कि एक होता है जो डायग्नोस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो आपका स्टैंडर्ड नहीं होता, तो यू नीड टू विजिट द डॉक्टर जब आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि दैट विल बी गिविंग यू द ऑप्टिमम, आपका ऑप्टिमम, आपकी बॉडी का ऑप्टिमम, और फिर उससे आप रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन 3 months, 3 नहीं तो 6 month एटलीस्ट आप ईयर में 1 से 2 बार तो कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट करो ही करो, मिनिमम। ठीक है, चलिए, सो आ जाता है फिर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल की भाई क्या नीड है, क्यों रिक्वायरमेंट है। पहला तो आप लोग बोलोगे सर सीट ऑलरेडी बहुत कम है, तो बर्थ कंट्रोल तो होना ही चाहिए नीट में। वैसे ही इतने बच्चे बैठ रहे हैं तो बर्थ कंट्रोल नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को भी इतना इससे ज़्यादा कंपटीशन देना पड़ेगा। हो सकता है 19 की जगह 40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला कंपटीशन नहीं चाहिए। तो प्रोबेबल रीजन फॉर ग्रोथ रेट और डिक्लाइन इन, और अच्छा देखो ये स्टेटमेंट कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमें बनना भी डॉक्टर है, सबकी लाइफ भी सेव करनी है, ठीक है, और काम भी हमारा यही है, ठीक है, कि जान बचानी है सबकी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। एक कौन सी आयरन मैन की कौन सी मूवी थी जिसमें वो ऐसे करके आधी दुनिया खत्म कर दे रहा था, क्या नाम था उसका? हाँ, नहीं, उसका नाम क्या था? थानोस वाला। अगर थानोस होता तो ये मेडिकल फैसिलिटीज मतलब आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाता। तो मोर्टेलिटी रेट, और आपको पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बहुत कम हो चुका है, जो पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो मतलब काफ़ी लोगों को तो यही कहता होगा फालतू पता चला कि हाथ धो के डिलीवरी करानी होती है। अगर काश के ऐसे ही कर ले होते तो आधे तो केस ऐसे ही निपट जाते, लेकिन उसमें फिर हम भी निपट जाते ना, ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.64%, ठीक है, दैट्स अ रेट। आपको कुछ डेटा बस याद रखना है, जैसे मैंने आपको एमनियोसेंटेसिस का डेट बताया, प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ 1951, एमनियोसेंटेसिस कब बैन हुआ 76, स्टार्ट कब हुआ 70s में। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड में सेक्स डिटर्मिनेशन वाला दैट वाज स्टॉप्ड इन 1994, और उसके बाद 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो रेट है दैट इज अ 1.64%। सो पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू हैव स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम दो, हमारे दो, मतलब कम ही रखना है पॉपुलेशन। 2 measures टेकन बाय द गवर्नमेंट आर, कौन कौन से measures लिए? एक तो जो एज है वो बढ़ा दी गई, 18 and 21 कर दिया गया, क्योंकि बाल विवाह, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका बाल विवाह हो गया हो? विशाल का, हैप्पी का,
कितने लोगों का बाल विवाह हो चुका है? अनस का लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है। तो बाल विवाह आपको पता है इट वाज वेरी कॉमन, ठीक है, और इसमें बहुत कम एज में शादी हो जाया करती थी। मतलब रिप्रोडक्टिवली आप जैसे मैच्योर हो गए, आपको पता है कि जैसे 12 to 13 के एज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गेट मैच्योर एट द टाइम, और उसी एज को फिर मान लिया गया कि ठीक है दैट्स अ एज फॉर द मैरिज। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, रूल्स बना दिया कि एज इज 18 and 21, ठीक है। हाँ अभी और बढ़ गया है, लेकिन अभी एनसीईआरटी हमारा 18 और 21 पे ही है, तो होली बुक को मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द कपल्स विद स्मॉलर फैमिली। कोई ऐसा है जिसको इंसेंटिव मिल रहे हो 5 CR के? चलो एक ही बच्चा है, पेरेंट्स को 5 करोड़ दिलवाए हो किसी ने? नहीं है कोई? मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं है। तो मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है कि द कपल शुड प्रोवाइड लाइक दे शुड हैव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर दैट, कि अगर फैमिली छोटी है तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलने चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेप्शन, ठीक है, जो किसके अगेंस्ट होता है? फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट होता है। नेचुरली एक तो आपने रूल बना दिए, और उसके अलावा आपने पॉपुलेशन को अवेयर किया। किसके थ्रू अवेयर किया? आपको पता है कि जैसे स्टार्टिंग से प्लानिंग तो इट वाज स्टार्टेड इन 1951। उसके टाइम पे तो बहुत इंटरनेट वगैरह तो नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के थ्रू और विजुअल और वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, जो ऑडियो विजुअल्स हुआ करते थे उनके थ्रू जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको अवेयर किया गया। लेकिन कितने लोगों ने माना वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो वो सारे वेज से थ्रू विच द पीपल गेट कम्युनिकेटेड कि उनको क्या करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तो उसमें दूसरा मेथड है कि इंटेंशनल प्रिवेंशन, ठीक है, इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन इज स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे स्पर्म ओवा तक रीच आउट कर रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट विल लीड टू द प्रेगनेंसी। तो उसको कैसे स्टॉप करें, ठीक है। चलिए, तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो किस किस चीज को टारगेट करते हैं? अगर आप देखें कोई भी प्रिवेंटिव मेथड अगर आप यूज करोगे तो किन 3 चीजों को वो करेगा? या तो ओवुलेशन को कम करा दे, या फर्टिलाइजेशन ना होने दे, या इम्प्लांटेशन ना होने देने। दीज आर द 3 थिंग्स। अगर आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है और इंटेंशनली यू वांट टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, तो यू विल बी टारगेटिंग दीज 3 मैकेनिज्म: ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे, वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब इस अ काइंड ऑफ कि अगर कोई सपोज कॉन्डोम यूज़ कर रहा है, या कोई भी अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हो, तो इट्स ईजी टू यूज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र फ्रेंडली ना हो, राइट। तो यूज़र फ्रेंडली होना पहली चीज़ है। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। हालांकि अभी भी इतना मुश्किल है, लोगों को खरीदने में ही परेशानी हो जाती है मेडिकल स्टोर से। तो मतलब लोग इतने इस चीज़ के लिए इतना उन्होंने भौकाल बना रखा है कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मतलब इतना पता होना इज लाइक आपके जो बेसिक स्किल सेट है उसका पार्ट है। मतलब अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं पता है, लोग इसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है। मतलब इवन इफ यूल बी गोइंग फॉर द मेडिकल शॉप और वहाँ किसी ने कॉन्डोम मांग लिया, तो 10 लोग पहले उसको देखेंगे। तो पहले प्रॉब्लम उससे नहीं है, उन 10 लोगों से है। उनका माइंडसेट चेंज होने के, भाई ये कौन हो गया, शर्मा जी का लड़का, इसको तो मतलब उसकी इज्जत पे बात आ जाती है। इस काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब अब आप सोच सकते हो, फिर लड़कों के साथ ऐसा है तो लड़कियों के लिए तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो वहाँ कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल, मतलब डिस्पोजेबल। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ें हो, आप मशीन्स ऐसे वो कर दो जहाँ इंसान वहाँ से मतलब परचेज कर सके, या वैसी चीज़ें हो जाए। और गवर्नमेंट ने ऐसे मशीन्स लगाए भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज़ें नहीं की गई, लेकिन लोगों ने फिर भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट। एक बार तो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिवर्सिबल की तो तुम छोड़ ही दो। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बता रहा हूँ कि इसको गलत बता रहा हूँ, और मतलब ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। मतलब रिवर्सिबल तो छोड़ दो, एक ही बार भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सो इफेक्टिव और रिवर्सिबल होने चाहिए, एंड डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द यूजर। कोई भी यूजर अगर इसको यूज कर रहा है तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए यूजर के। तो दीज आर द बेसिक थिंग कि अगर आपने सपोज इन फ्यूचर आप सोचना चाह रहे हो कि आप कोई फेमस
ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हो जो जो लिखा होता है बड़ी बड़ी दीवार पे ना, सेक्स रोगी आके मिले, लिखा होता है ना कहीं भी, जैसे गुजरोगे वहां से तो बहुत ये एडवर्टाइजमेंट आर वेरी कॉमन, ठीक है। और द थिंग इज कि ये कॉमन इतने हैं कि डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर से मिलने के बजाय कई लोग तो पता नहीं नीम हकीम बाबा एक बड़ा सा पंडाल लगाए बैठे होते हैं, उनसे मिलने चले जाते हैं, ठीक है। तो इतना कॉमन प्रॉब्लम जिसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, मतलब जो मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम है मेडिकल का, उसके लिए आप जा रहे हो एक झाड़ फूक करने वाले, झाड़ू मारने वाले इंसान के पास। वो कैसे तुम्हारे स्पर्म्स को इंट्राफेलोपियन ट्यूब में डलवा देगा भाई, कहाँ से यूट्रस में पहुंचाएगा, झाड़ू मार के तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आर स्टिल अवेलेबल, और स्टिल अभी देखोगे आप न्यूज़पेपर में मेरे ख्याल से 50% ऐड उसी से भरा होता है, ठीक है। सो क्या हुआ बच्चे, बाबा बंगाली, देखो। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, यू कैन सी इट एवरीवेयर, मतलब दिस अ वेरी कॉमन थिंग। मैं मतलब कोई और किसी प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उन पर भी बात करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक थिंग जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव में होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव। ये नहीं है कि ऑर्डर किया, पता चला मेडिकल स्टोर पहुंच गया तो 10 दिन में आएगा ऐसा एंटीक पीस, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिवर्सिबल हैं, जैसे आपने डायफ्राम्स के बारे में पढ़ा होगा, सर्विक्स के में यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल्ट्स के बारे में यूज़ होगा, रिवर्सिबल आप यूज़ कर पाते हो उसको वॉश करके, ठीक है। तो उस तरीके की डिवाइसेज आ देयर एंड डज नॉट अफेक्ट द सेक्चुअल लाइफ ऑफ द यूज़र। ऐसा ना हो कि उससे मतलब इस तरीके के आपने कोई डिवाइस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो कर दिया जिससे यूज़र को ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्राइन मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, राइट। ऑल दीज आर द मेथड्स जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो, प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश होने से रोक सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा मेथड, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहले आपके पास आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसके लिए जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो 28 डेज साइकिल, और उस 28 डेज के साइकिल में आपको पता है कि स्टार्टिंग का फेज इज द मेंसेस वाला फेज 5 डेज का, और उसके बाद जो आपके पास टाइम है, स्पेशली अगर आप बोले 14th डे पे आपको पता है एग रिलीज होता है, ठीक है। तो वो एक रिस्की टाइम है, राइट। तो उससे पहले, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल ऑफ द फीमेल, तो ये रिस्क हो सकता है कि अगर आप ये सोचोगे नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछला 28 को हुआ था, तो यू कैन नॉट बी श्योर कि नेक्स्ट भी 28 को होगा, ठीक है, क्योंकि पिछली साइकिल से आप आइडिया लगाओगे, ठीक है। तो उस केस में रिस्की हो सकता है। तो इसमें एक रेंज दिया गया कि 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड दैट इज नॉट सेफ, जिसको बोल रहे हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज चल रहा है, उस टाइम पे वी शुड अवॉइड क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज दैट कैन रिजल्ट इनटू द प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए एक ये हो गया। दूसरा विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने अभी हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पढ़ रहे थे केस, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में पेनिस का लुब्रिकेशन हो रहा होता है बिफोर रिलीजिंग द सीमेन, उससे पहले ही जब आपका लुब्रिकेशन होगा तो म्यूकस के साथ ही कुछ स्पर्मेटोजोआ आ जाते हैं। तो इसके फेलियर के चांसेस, इसमें क्या होता है कि आपके पास एट द पीक लाइक इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट प्रायर टू द इजैकुलेशन। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इजैकुलेशन से ठीक पहले द मेल इज विड्रॉइंग हिज पेनिस, दैट्स नॉट पॉसिबल, लाइक वेरी हाई चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। और उस केसेस में अगर इजैकुलेशन इन केस अगर हो भी जाता है टाइमली, अगर विड्रॉ भी कर लिया पेनिस फ्रॉम द वजाइना, तो उस केस में भी चांसेस हैं कि इंसेमिनेशन में जो लुब्रिकेशन हो रहा है पेनिस का, उस टाइम पे भी कुछ स्पर्मेटोजोआ क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का फेस कौन सा होता है? आपको पता है कि चाइल्ड का बर्थ हुआ उस टाइम पे मदर इज लैक्टेटिंग, राइट। और उस केस में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है अप टू 6 मंथ, जो कम भी हो सकता है, वेरी करता है। अप टू 6 मंथ है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है 2 to 3 मंथ्स में भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होगा, आपने कुछ बच्चों के बीच में देखा होगा, बहुत कम गैप होगा, ठीक है। मतलब
एक बच्चा है उसके बाद अगला बच्चा है, पता ही नहीं चल रहा कि छोटे बड़े में से कौन कौन सी एज का है, एक ही साथ के लग रहे हैं। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया के केस में 6 मंथ का गैप मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन के बाद का जो फेज है 6 मंथ तक का, उस फेज में क्या नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, बट कुछ केसेस में हो भी सकता है, 3 तक हो सकता है या 2 to 3 तक भी हो सकता है, तो मैक्सिमम हम 6 का मान के चल रहे हैं। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से, पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड था कि 10 to 7 डेज इज अ फर्टाइल पीरियड, उस टाइम पे हम नहीं करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकेंड इज विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, दैट इज द लाइक मैक्सिमम फेलियर, राइट, इसमें तो चांसेस ही नहीं है कि आप इसके लिए जाएं। लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब 6 मंथ का टाइम आफ्टर द पार्चुरेशन, जिसमें मेंस्ट्रुएशन विल नॉट बी हैपनिंग, अगर हो रहा है तो इट्स फाइन, दैट देन द नेक्स्ट साइकिल विल स्टार्ट, और उस टाइम पे सेकेंड बेबी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताइए क्या है इसका आंसर। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आंसर दिख रहा, तो आंसर तो नहीं दिख रहा किसी को, ठीक। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज अ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड नाम ही बैरियर है, मतलब आप कोई ना, जैसे बैरिकेड आपने सुना होगा। सो बैरियर मेथड प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग से ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। सेल्फ इंसर्टेड एंड ऑफर प्राइवेसी टू द यूजर, मतलब सेल्फ यूज कर सकते हो, इट डजंट रिक्वायर एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द इंसर्शन, क्योंकि अभी हम देखेंगे कुछ चीज़ें जिसके लिए वी विल बी रिक्वायरिंग अ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ टू इंसर्ट देम, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, कॉन्डम्स, ठीक है, किसके बने होते हैं, रबर और लेटेक्स के बने होते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे मेल के और फीमेल के कौन से रीजन को कवर करते हैं, मेल में पेनिस को कवर कर रहा है, फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को कवर कर रहा है। क्या प्रोवाइड करता है, एसटीडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यस, बोथ आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। तो कॉन्डोम्स ऐसे आपके बैरियर मेथड हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। आपका फर्टिलाइजेशन को तो रोकेंगे ही रोकेंगे, लेकिन एक एडवांटेज है इसका, एक एडिशनल फीचर है, क्या करता है, एसटीडीज से रोकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, ठीक है। अगर इन तीनों को मिला दें तो इसका वर्ड आ जाएगा डिसीव। अगर आप एक एक वर्ड उठा लो, और अगर डिसीव वर्ड आ गया, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो अगर आपने ये यूज किया तो तेरा चांसेस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आपके पास अगर ऑप्शन आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आपको एसटीडीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कॉन्डोम्स दे रखे हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद इससे भी रुक जाता है, एसटीडीज को कंट्रोल कर लेता है, तो आपको वर्ड याद रखना है डिसीव, ठीक है। तो आपके पास डायफ्राम्स, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, दीज आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम द एसटीडीज। एसटीडी अगर होगी तो हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट मतलब ट्रांसफर हो सकती है। यूज्ड बाय फीमेल ओनली। रबर बैरियर्स होते हैं दैट कवर्स द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉइटस। इज इट क्लियर, किसको कवर कर रहा है, सर्विक्स को कर रहा है, किसको स्टॉप नहीं कर रहा, एसटीडीज को स्टॉप नहीं कर रहा। क्या क्या, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। इज इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच वन इज द करेक्ट। समीर, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। इतना टाइम लोगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी पता नहीं कितनी। जल्दी जल्दी बताओ, ये जनता तक पहुंचानी है बातें। हाँ, डिस्पोजेबल है, फीमेल कॉन्डम्स डिस्पोजेबल है, मेल कॉन्डम्स भी डिस्पोजेबल है। अब तो बता दो, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि स्पर्मिसाइडल अर्ली कॉन्सेप्शन के लिए तो नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग द बैरियर मेथड्स। ये एसिडिटी, एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और आपको पता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट इज नॉट गुड फॉर स्पर्म्स। स्पर्म का पीएच अपना अगर देखेंगे तो 7.2 टू 7.6 की रेंज में आपको दिखता है नॉर्मली, अगर एग्जैक्ट बोलोगे तो 7.4 जितना ब्लड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो स्पर्मिसाइडल जेलीज और फोम्स और जो क्रीम्स यूज की जाती हैं दैट किल द स्पर्म्स बाय एसिडिक पीएच यूज अलोंग विद द बैरियर मेथड्स। स्पर्मिसाइडल जो क्रीम यूज की जाती है मेनली इनको यूज किसके साथ किया जाता है, बैरियर मेथड्स के साथ यूज किया जाता है, जिससे ये स्पर्म्स को किल कर दें एसिडिक पीएच के साथ, ठीक है। आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हैं, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो वो याद रखेंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसी डिवाइसेस जिसको कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, यूट्रस थ्रू वजाइना, राइट। इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आईयूडीज आर द वन जिनको हम यूट्रस में इंजेक्ट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या आ जाता है, एक आती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग। ये बहुत पूछा जाता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन है, लिप्स लूप। ये जो लूप है ये नॉन मेडिकेटेड है, इसमें कोई मेडिसिनल वो नहीं है। एक मल्टी लोड भी आता है जैसे बहुत सारा जिसमें आप लोडिंग करते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन मेडिकेटेड की। तो आईयूडीज क्या है, जिनको हम यूट्रस में इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें भी कौन कौन से हैं आपके पास है, एक नॉन मेडिकेटेड, दूसरा आपके पास है कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग। तो इसमें अगर आप देखें नॉन मेडिकेटेड का ये एग्जाम्पल बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड का जब भी आप देखेंगे तो इसमें यही लिप्स जो लूप है इसके बारे में बहुत पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375 AK-47 जैसा कुछ लग रहा है, जैसे कि ये मल्टीपल टाइम लोड हो रहा है और 375 टाइम फायर करता है। तो मल्टी लोड 375, ठीक है। इसमें भी अगर आप स्ट्रिप देखोगे तो इसमें मल्टीपल पोर्शन होते हैं, इंसर्ट होने के बाद वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं कॉपर, राइट। तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लंबे टाइम तक चल सकता है। तो कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। उसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये सारे पता नहीं क्यों राइफल और ऐसा लग रहा है जैसे पबजी खेल रहे हैं, उसमें अलग अलग गन का नाम है। तो एक है आपका LNG-20 और दूसरा है प्रोजेस्टासर्ट मतलब इज अ काइंड ऑफ, आपको पता है कि, अच्छा कोई ये बता सकता है इसमें मोस्टली आप देखोगे कॉन्ट्रासेप्टिव में यूट्रस को कौन फ्रेंडली बनाता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रोजेस्टेरॉन, और आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी उन्हीं को यूज कर रहे हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को यूज कर रहे हो। तो कैसे, मतलब एक चीज जो हेल्प कर रहा है, मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इवन कि अगर आप जैसे प्रेगनेंसी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो डॉक्टर्स सबसे पहले इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं विद द प्रोजेस्टेरॉन, मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो फिर ये कैसे वो कर रहा है, सेम ही चीज़ मतलब वो कर रही है और साम सेहत वो दे रहे हैं। यस बच्चे, एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑप्टिमम अमाउंट में, और अगर आपने उस ऑप्टिमम को चेंज किया, अगर आपने प्रोजेस्टेरॉन को जो चीज़ आप दे रहे हो, तो दैट विल बी वर्किंग एज अ नेगेटिव फीडबैक, कि आपका एक आप बढ़ा के चीज़ें आपने बढ़ा के दी तो इट विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द प्रोसेस, और वो उसको हॉस्टाइल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये फिर जो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प कर रहा था यूट्रस को इस्टेब्लिश करने में फॉर द प्रेगनेंसी, उसी को हॉस्टाइल बना देगा कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देना, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल नॉन मेडिकेटेड क्या हो गया, क्या ना एग्जाम्पल है, कॉपर टी का, कॉपर बच्चे मेनली स्पर्मिसाइडल है। साइड इफेक्ट किससे, मिनिमम साइड इफेक्ट तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे काउंटेबल ऐसे वो नहीं है, ठीक है। ठीक, मेनली अगर आप देखेंगे तो स्पर्मिसाइडल है, कॉपर को आपको पता है स्पेशली क्या करता है, स्पर्म्स को किल करता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो मेनली हमने रीज़न स्टार्टिंग में ही देखा था कि कैसे होने चाहिए, जो यूज़र है उसके लिए ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए उसके, ठीक है। चलिए, हार्मोन रिलीजिंग के एग्जाम्पल बताइए, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के नाम, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, और आपके कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375,
और नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप देखें, जो अगर आपने ये जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाया गया है, आई डोंट थिंक कि शायद आपको दिख रहा है यहाँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना है, ये कॉपर टी इंसर्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द थिकनेस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्विकल म्यूकस है उसकी थिकनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर उसकी थिकनेस को बढ़ा देगा तो स्पर्म कैसे हो जाएंगे, मूव कर पाएंगे इजीली, नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आपको पता है कि मूव करना, आपको पता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उससे ही आगे चलता है। लेकिन आप ऑलरेडी सोचो कि आप किसी दलदल में फंसे हो तो उससे निकलना मुश्किल है। तो उसके लिए म्यूकस विल बी वर्किंग इन दैट मैनर ओनली, और फिर स्पर्म के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, इनहिबिशन ऑफ स्पर्म मूवमेंट, ठीक है। तो म्यूकस आपने थिक किया, उससे क्या हुआ, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे। एंड थर्ड इज थिनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको थिन करते हैं। और ये सारे जो यूजेस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल 3 टाइप ऑफ आईयूडीज, इट्स नॉट अबाउट द ओनली सिंगल वन। हम सबके बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देते हैं, स्पर्म के मूवमेंट को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और थर्ड क्या करेंगे, जो आपकी जो वॉल है उसको थिन कर देंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ मल्टी लोड, जिसमें देख सकते हैं आपके जो लोडिंग होती है वो मल्टीपल टाइम होती है। जो भी आपके पास लोडिंग है इस पे वो मल्टीपल टाइम्स है, राइट। तो इसको, ये कौन सा है, विच टाइप ऑफ आईयूडी इज दिस, व्हाट्स अ नेम, मल्टी लोड 375, ठीक है। चलिए, फिर आईयूडीज क्या करते हैं, इट प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद द यूट्रस, किसके थ्रू, वाइट ब्लड कार्पसेस, WBCs के थ्रू क्या इंक्रीज कराते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स। ये नहीं कि आईयूडीज में आप ये सोचो कि स्पर्म्स किल हो रहे हैं, कैसे किल हो रहे हैं, थ्रू इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस जिसके थ्रू ज्यादा WBCs प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर किलिंग द स्पर्म्स, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस व्हाट, मोटिलिटी, वायबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। What functions it is affecting? The copper that is being released by the copper T's, it is helping in to reduce the motility, viability and the fertility capacity of spermatozoa. Is it clear? बताइए, ठीक है। So these are the features जिसके थ्रू, किसके थ्रू काम हो सकते हैं, जब कॉपर रिलीज हो रहा है। कॉपर कॉपर किस किस चीज पे अफेक्ट कर रहा है, मोटिलिटी पे, वायबिलिटी पे, एंड जो फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी है स्पर्मेटोजोआ की, उसको अफेक्ट करेगा। ये आपने पढ़ लिया फैगोसाइटोसिस स्पर्म्स की। सेकंड, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक्स द यूट्रस अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स, होस्टाइल, एंटागोनिस्टिक टू द स्पर्म्स। दूसरा क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स एंड वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, राइट। इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं यूट्रस में एंड इट विल बी हेल्पिंग टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन है, कौन सा ऑप्शन, ए। ये बताइए, प्रोजेस्टेरोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग कौन सा था, LNG20। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जो और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक सबसे इंपॉर्टेंट है सहेली। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि ये जो होता है नॉन स्टेरॉयडल है। कैसा है, नॉन स्टेरॉयडल है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल है। इससे पहले जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते थे वो कैसे थे, स्टेरॉयडल होते थे, और आपको पता है कि स्टेरॉयडल से कहीं ना कुछ बॉडी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको बेस्ट क्यों माना गया, क्योंकि ये एक तो क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयडल के केस में अगर आप देखोगे, इसमें आप क्या देते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, कौन सा होता है सहेली के अंदर, सहेली जो है इसमें आप स्टेरॉइड तो यूज कर नहीं रहे हो, तो क्या यूज कर रहे हो फिर, सेंट कार्बन करके एक सब्सटेंस होता है, सेंट कार्बन, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या करेगा, वो जाके
जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ रिसेप्टर होता है ईस्ट्रोजन का। आपको पता है जो ईस्ट्रोजन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? अगर आप देखोगे आपकी जो वॉल होती है उस वॉल पे अगर आपका ये यूट्रस का वॉल है और इस पे एक रिसेप्टर लगाया, ठीक है, जो किसको बाइंड करता है? ईस्ट्रोजन को बाइंड करता है। तो ये क्या करता है, ये जो सेंट कार्बन है, सेंट कार्बन सब्सटेंस है जो सहेली जो आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उससे जाके यहाँ बाइंड कर जाता है और इम्प्लांटेशन को स्टॉप करता है मेनली, और इसकी थिकनिंग को कम कर देगा। किसकी थिकनिंग को कम करेगा? जो एंडोमेट्रियल वॉल है, ठीक है। तो सहेली का यूज इस तरीके से होता है, इंटरफेयर्स विद द इम्प्लांटेशन। कितना देना होता है? वंस अ वीक। आप सोचिए पहले आप स्टेरॉयडल दे रहे थे तो आपको बहुत रेगुलर देना होता था, मतलब जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं वहां से आप स्टार्ट करते हो 21 डेज तक आपको क्या देना होते हैं? स्टेरॉयडल देने होते हैं, ठीक है। लेकिन सहेली के केस में क्या हो रहा है? इट इज बीइंग गिवन वीकली और नॉन स्टेरॉयडल है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। इसको डेवलप किया था CDRI ने, लखनऊ में प्रेजेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी मेडिसिन ये बनाते रहते हैं। एक CSIR का आपने नाम सुना होगा, CSIR का नाम सुना है? इंडिया में जितनी भी रिसर्च को जो रिसर्च बॉडी है साइंस से रिलेटेड वो CSIR गवर्न करता है, उस CSIR का ही इंस्टीट्यूट है CDIR। तो ये जो CDRI सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग बनाई हैं और ईयरली इनका कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है। तो CDRI ने इसको डेवलप किया था, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? इंडिया के अंदर, इंडिया में ही है ना, बाहर से बन के आया, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, राइट। इसमें क्या होता है? इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो रिटार्ड करता है एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो आपके पास जो एक है नॉन स्टेरॉयडल ओरल पिल्स और दूसरे हैं, इनको OCPs भी बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या OCP। OCP में नॉन स्टेरॉयडल हो गया सहेली, स्टेरॉयडल में आपके पास इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है? यू विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंसेस का फेज होता है वहां से लेना स्टार्ट करना होता है टिल द 21 डेज, राइट। और पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, राइट। तो इसमें आप दोनों में अगर कंपैरिजन देखेंगे तो एक वंस इन अ वीक लेना है, एक स्टेरॉयडल है, दूसरा नॉन स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयडल किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। फिर आ जाते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स के अंदर लाइक दे आर द मेडिसिनल वन, जो आप इम्प्लांट एक बार फिक्स करा लो एंड दे विल बी रिलीजिंग द हार्मोन्स, और जिसके थ्रू वो प्रेगनेंसी को स्टॉप करेंगे। सो प्लेस्ड अंडर द स्किन, इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। इस केस में जो इफेक्टिव पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, मतलब कई ईयर तक आप यूज़ कर पाओगे। कंपोजिशन प्रोजेस्टेरॉन अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो जितने भी इस तरीके की आप मेडिसिन देख रहे हो जिसमें भी कहीं भी मेडिसिनल यूज है, हार्मोन ही होंगे उसमें, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या ईस्ट्रोजन होगा, राइट। तो इसमें आप जो इम्प्लांट यूज कर रहे हो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? दे आर इनहिबिटिंग द ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन और ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। आप 3 चीजें देख रहे हो, या तो इम्प्लांटेशन को रोक रहा है या ओवुलेशन को रोक रहा है, और दूसरा आपका क्या कर रहा है? जो म्यूकस है उसको थिक कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स रिटार्ड हो जाएंगे या उनकी स्पीड कम हो जाएगी। मैच स्टिक जैसे होता है उसके साइज के होते हैं, राइट, और इनके पैच होते हैं। तो यू कैन सी हियर, ये पैचेस की तरह इनको यूज किया जाता है, राइट। ये इम्प्लांट्स हैं, जो कैसे इम्प्लांट्स हैं? जो लॉन्ग टर्म इम्प्लांट्स हैं, दोज विल बी रिलीजिंग दीज हार्मोन्स और प्रेगनेंसी को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें ये अपर आउटर आर्म का है और अपर टॉर्सो का है, ठीक है। तो इसको आप अगर इम्प्लांट्स को लगवाते हैं तो इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर टर्म, राइट, ठीक है। उसके बाद आ गए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होते हैं कि मतलब अगर आप सपोज किसी ने कॉपर टी नहीं यूज कर रखा है या किसी ने बैरियर मेथड यूज नहीं किया, ठीक है, और रेप केसेस अगर कभी कुछ ऐसा हो गया, उस केस में वी नीड टू गिव द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उस केस में वी कैन यूज इट।
तो उसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन हो सकता है। आईयूडीज का तो लाइक दैट्स अ लॉन्ग टर्म, लेकिन इतना इंस्टेंट यूज़ नहीं होगा, बट अगर आप देखेंगे तो आईयूडीज को भी रख सकते हैं, लेकिन मतलब मेनली प्रेफर करेंगे कि आप ऊपर वाले दो यूज़ करें, प्रोजेस्ट्रॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। ये इफेक्टिव होते हैं विद इन 72 hours of coitus and used to prevent conception resulting from the rape or unprotected intercourse। 72 hours तक वर्क करेगा ये। these are the emergency contraceptives। अब जल्दी से मुझे बताइए जो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल, LNG-20 और प्रोजेस्टा 60। अच्छा बताइए कॉपर रिलीजिंग क्या, अल्ट्रासाउंड के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन में स्टॉप कब हुआ था, 94 में हुआ था। कब प्लानिंग स्टार्ट हुई इंडिया में, प्लानिंग कब, फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, 51 में। 51 में। एमनियोसेंटेसिस कब स्टार्ट हुआ, 70 में स्टार्ट हुआ। बैन कब हुआ, 76 में बैन हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वास्ट डिफरेंस। ट्यूबेक्टमी मतलब फेलोपियन ट्यूब। काफ़ी सारे लोग जब बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे ये दोनों टर्म्स बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको। तो वेसेक्टमी आपको वास्ट डिफरेंस से याद रखना है, ट्यूबेक्टमी आपको पता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्यूब है, बाकी मेल वाले में तो आप ट्यूब लगा नहीं रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल्स और दिस इज इन फीमेल, राइट। और इसमें होता क्या है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल, ट्यूबेक्टोमी कैसा है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल्स। इसमें क्या जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस ऑन द आइदर साइड इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम का थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे और इंसिजन एक कर देंगे, उसके थ्रू ये ऐसा हो सकता है। स्क्रोटम बेस से किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट था, गुबर्नाकुलम। अच्छा, जो स्क्रोटम होता है वो कौन सी कॉर्ड के थ्रू हैंग है, स्क्रोटम, स्क्रोटम कौन सी कॉर्ड के थ्रू हैंग है, कौन सी कैनाल के थ्रू, इंग्विनल कैनाल। ठीक है, स्पर्मेटिड कॉर्ड की कंपोजिशन क्या है, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसमें एब्डोमेन में होता है टेस्टिस, अच्छा मुझे ये बता दो, जो डकबिल्ड प्लेटिपस है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, ऑर्निथोरिंकस। आपको हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन कभी आते हैं तो उसमें जैसे ये पूछ लें, क्योंकि कई बार आपको जनरल नाम तो नहीं देंगे। जैसे एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। ठीक है, तो डकबिल प्लेटिपस तो आपको पता होगा नॉर्मली, तो वो ये ना देके हो सकता है नाम दे देंगे ऑर्निथोरिंकस। तो ऑर्निथोरिंकस ही नाम किसका होता है, डकबिल प्लेटिपस का होता है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द fallopian tube you are going to cut, removed or tied up through a small incision made in the abdomen through the vagina. ठीक है, this method prevents the sperm from reaching seminal vesicles. This method will block the entry of ova into the fallopian tube. These are the things जो हमने देखा किसके अंदर, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में। बहुत अच्छे से आप जानते हो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। द सर्जिकल रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड रीकैनलाइजेशन। अगर सर्जिकल रिवर्सिबिलिटी का अगर आप वो देखें तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, रीकैनलाइजेशन। अगर रीकैनलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए आएगा, सो इज द सर्जिकल रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रीकैनलाइजेशन। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द प्रोसीजर। आपके पास वेसेक्टोमी, आपने वास्ट डिफरेंस को कट कर रखा है, टाई कर दिया, एंड हियर यू हैव कट द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, a new oral contraceptive for the female and it was developed by Saheli and it was developed by CDRI। और इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस था, सेंट कार्बन।
सेंट कार्बन इज द सब्सटेंस जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और क्या करता है, इम्प्लांटेशन को हैम्पर करता है, ठीक है। सेंट कार्बन, सेंट कार्बन, सेंट कार्बन इज अ सब्सटेंस जो किसके अंदर होता है, सहेली, जो आपका कैसा है, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। आपसे पूछा जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन नॉन स्टेरॉयडल है, उसमें से हो सकता है वन ऑफ द स्टेटमेंट दे विल बी गिविंग कौन सा केमिकल है उसके अंदर, दैट्स अ सेंट कार्बन। ये बताइए, नहीं बताइए, छोड़िए। स्टरलाइजेशन मेथड इन मेल एंड फीमेल आर। अब बात करते हैं कुछ अलग टेक्निक्स की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, ठीक है। तो MTP के बारे में बात कर रहे हैं। MTP इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, क्योंकि ऑलरेडी जितने मेथड आप पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर रहे थे, लेकिन दिस इज अबाउट कि आपका ऑलरेडी आप कंसीव कर चुके हो, थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, बट स्टिल यू वांट टू टर्मिनेट इट, तो उसके लिए ये टर्म यूज हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये लीगलाइज कब हुई, 1971 में। डेट में मिक्सअप मत करना। प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, फैमिली प्लानिंग 51 में। एमनियोसेंटेसिस कब स्टार्ट हुआ, 70 में। बैन कब हुआ, 76 में। और अल्ट्रासाउंड वाला कब हुआ, 94 में। और उसके बाद रेट क्या था, ग्रोथ रेट 1.67%, 64 है, हाँ 1.78 है। दो NCERT का ओल्ड और न्यू का वो होगा, उसकी वजह से रेट का वो होगा। आप देखोगे तो इसी में है 1.6 या 1.74, वो NCERT का ओल्ड और न्यू वर्जन का डिफरेंस हो सकता है, इसकी वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो टोटल जितने भी MTPs हैं, 40 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी के। मतलब इतना टर्मिनेशन हो रहा है तब हम इतने पे हैं, इतनी पॉपुलेशन पे। अगर ये नहीं हो रहा होता तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मतलब ऑलरेडी बना ही रखा है, तो पता नहीं क्या ही करते, ठीक है। हाँ, रोनाल्डो रोनाल्डो का क्या, अरे भाई बच्चे रखना, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं ना इतना वेला होने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। तो इसका क्यों परफॉर्म किया जाता है MTP, उसको देख लेते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से अगर कोई मेडिकली टर्मिनेट करना चाहता है प्रेगनेंसी, देन विल बी गोइंग फॉर द MTP। कंटिन्यूशन, इफ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर द फीमेल, उस केस में भी विल बी गोइंग फॉर द MTP। और इंटेंशन इसके पीछे क्या है, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस। मतलब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया, स्पेशली उस पर उन्होंने बात की MTP पे, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें के लिए स्पेशली इसको किया, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विदाउट जैसे इन केस अगर कोई कपल कोई प्रेग्नेंट हो गया और दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग देयर फैमिली, और मतलब काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वो टर्मिनेशन के लिए जाते हैं, और वहाँ स्पेशली मदर जो होती है उसकी लाइफ फिर ख़तरे में आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए MTP पे एक एक्ट आया, दैट इज़ अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में। ये पूछ लेंगे MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया, दैट हैज़ कम इनटू द 2017, और किस इंटेंशन के साथ। हो सकता है कि वो ये भी पूछ लें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017। किस चीज़ पे फोकस किया था, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन, डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। क्योंकि कई बार बिना इन्फॉर्म किए ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसा डॉक्टर होता है बिना इन्फॉर्म किए, रिपोर्ट किए, पैसे लेके इस तरीके की चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। MTPs आर सेफ अप टू 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ, जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपको पता है कि बेबी और मदर के बीच का कनेक्शन बढ़ता चला जाता है, टिश्यूज़ की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत डीप डाउन तक कनेक्शंस बनते हैं, टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इट्स वेरी डेंजरस एट द टाइम। तो 12 वीक्स तक है, बट रिस्क अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आप देखेंगे लीगल है, बट यू विल नॉट बी गोइंग, लाइक प्रेफर यही है कि 12 वीक्स तक हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाना चाहिए अगर कराना है, लेकिन सेकेंड वीक तक भी इज लीगल,
ठीक है। amniocentesis and MTPs have been misused in the context of female foeticide। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा टेक्निक कौन सा यूज किया गया है फॉर फीमेल फोर्टिसाइड के लिए, और उसमें हो सकता है कि आप एमनियोसेंटेंसेस मार के आओ, उसमें से एक एमटीपी भी हो सकता है, ठीक है। एमनियोसेंटेंसेस के थ्रू तो आपको जेंडर पता चल रहा है, लेकिन एमटीपी इज ऑल्सो इन्वॉल्व ना। एमनियोसेंटेंसेस से तो जेंडर पता चल गया, लेकिन फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एमटीपी। तो दोनों को मिला के इट इज रिस्पॉन्सिबल मिस यूज फॉर द फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। उसके बाद एमनियोसेंटेंसेस का प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट मच अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज चेक कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। यस बच्चे, किस केस में बच्चे? बच्चे वो इलीगल होगा ना, पहले आपका अगर है भी, अगर ऐसा केस है, अगर इलीगल इन द केस दैट शुड बी रिपोर्टेड, इलीगल इन द सेंस कि आपने कहीं इन्फॉर्म नहीं किया डॉक्टर विदाउट मतलब, क्योंकि वो उसमें आ जाएगा ना, अगर अडल्ट नहीं है चाइल्ड, तो अडल्ट नहीं है तो वो यू नीड टू रिपोर्ट इट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिपोर्टेड नहीं होते, वो जितने भी एमटीपीज होते हैं इसमें मोस्टली अंडर एज वाले होते हैं, और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि द मदर, आपको पता है एज इसीलिए रखा ही गया है 18, और 18 से कम एज में द चाइल्ड और द स्पेशली द फीमेल इज़ नॉट रेडी फॉर द फॉर कंसीविंग द, लेकिन हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उससे कम एज में भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट एट दिस टाइम, मतलब अगर अभी का टाइम देखें तो इट्स नॉट फीजिबल। क्योंकि पहले के टाइम में तो आप देखोगे चाइल्ड, जिनकी चाइल्ड मैरिज होती थी उनके पता चला 10 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब मैं एक फैमिली को जानता हूँ कि जिनकी एक शादी हुई है उनसे 11 बच्चे हैं, दूसरी शादी हुई है उनसे भी 11 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब बिलीव के आप ये सोचे कि एक वुमन अपनी पूरी लाइफ के, मतलब अगर कुछ तो गैप होगा ना, लैक्टेशनल एमेनोरिया पे भी जाएंगे तो 6 मंथ का गैप हुआ, मतलब अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम प्रेग्नेंट है। कैन यू इमेजिन दैट कि उस टाइम पे, मतलब ऐसा है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे बोल दिया मैंने, उनके यहाँ मतलब ऐसा है कि जब उनका कोई फंक्शन होता है तो वो बस अपने ही लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे हो चुके हैं। अब उनकी फैमिली में एक डॉक्टर, एक लॉयर, मतलब सारे प्रोफेशन है, हर कोई है, मतलब वो उनके 22 इतने हो गए ना, इतना बड़ा खानदान हो चुका है कि कोई बात ही नहीं कर सकते, और सब मिल के रहते हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ हाँ, बिल्कुल मेल हुआ, बिल्कुल मेल हुआ। बच्चे फीमेल की क्या, वो बेचारे कहाँ से, अभी तो फीमेल को ऑलरेडी इतने जो राइट्स मिले वही इतनी बड़ी मुश्किल से मिले, तो रूरल एरियाज में तो अभी भी बहुत मुश्किल फेस चल रहा है, ठीक है। चलो, इसमें आप कुछ पूछ रहे थे, तो क्रोमोसोम ऑफ द सस्टेन फीटल सेल्स आर एग्जामिन्ड फॉर एबनॉर्मलिटीज बाय एमनियोसेंटेंसेस। इसके थ्रू डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को आप देख सकते हो। सो दिस इज द वन जिसके थ्रू यूटरस में एमनियोसेंटेंसेस आप लेके उसके थ्रू आप प्रोसीजर कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, वी हैव सीन दिस। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इनफर्टिलिटी। अगर 2 इयर्स तक कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है और स्टिल वुमेन इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उसके रीज़न हो सकते हैं, मे बी इट्स नॉट अबाउट द स्पर्म काउंट, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक स्पर्म काउंट से रिलेटेड भी हो सकता है, दूसरा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्पर्म काउंट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। और उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फिजिकल, डिजीज़, साइकोलॉजिकल, कंजेनाइटल, बच्चा टेंशन में है, बड़े हो गए, आपने MBBS निकाल लिया, नीट का एग्ज़ाम निकाल दिया, अब PG की टेंशन में हो, इसी टेंशन में स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। तो अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं दैट कैन रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इन द गैमीट्स ऑन द नंबर, ठीक है। चलिए, फीमेल में भी हो सकता है, ऑब्वियसली मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी तो दोनों में हो सकती है ना। और इस इनफर्टिलिटी को ही ट्रीट करने के लिए वी आर हैविंग द मेथड्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में वी आर हेल्पिंग द कपल जिनके पास, अभी तक तो हमने देखा कि पॉपुलेशन कैसे रोकें, लेकिन बेचारे जिनके पास अब बढ़ाएं नहीं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएं वो इंडिया में तो बताने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको 51 में ही बहुत सीरियस ले लिया था।
लेकिन ये उनके लिए स्पेशली जिन कपल्स को देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उनको साइंस हेल्प कर रहा है किसके थ्रू? देयर आर डिफरेंट मेथड्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF, ET। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इफ देयर आर चांसेस कि हो सकता है स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है, या स्पर्म्स क्या ऐसी मोटिलिटी नहीं है कि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए, तो उस केस में आप क्या करते हो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो। बाहर आप एक प्लेट में फर्टिलाइज करा दीजिए एग और ओवा, एग और स्पर्म को, और उसके बाद इसको इम्प्लांट कर दीजिए यूट्रस में। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जो जाइगोट बनता है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? मतलब स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्टेजेस, जैसे जो 8 स्टेज तक है तो उसको कहाँ कर सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा होगा तो इंट्रा यूट्राइन में जाएंगे, यूट्रस में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप गैमीट को ट्रांसफर कर सकते हो सकता है कि गैमीट ना पहुंच रहा हो तो उसको गैमीट इंट्रा ट्रांसफर बोलते हैं। दूसरा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें सब कुछ ठीक है, आप इतना मतलब जो एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आपका अगर देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कोइटस और वहाँ इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू, राइट। तो दीज आर द मेथड्स जिनको ART बोलते हैं, ठीक है। इन विवो का, ठीक है। तो इन विट्रो, इन वीवो का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे, विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन लेबोरेटरी। इन विवो फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फीमेल ओवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में नहीं कर पाते, दैट्स अ रीजन, मतलब आप उसको स्टिमुलेट कराओगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है इसमें नहीं होता। इसमें अगर आप देखोगे एग्जाम्पल ऑफ इन विट्रो के, तो जिफ्ट, IUT एंड ICSI, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर आप इन वीवो में जाओगे तो गिफ्ट, AI एंड IUI, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो आपके पास डिफरेंट मेथड है उनको समझ लेते हैं। एक आपके पास है ICSI, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्मिक आप इंसर्शन करा रहे हो, तो इसमें क्या होता है? स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन इंट्रोड्यूस इन द वजाइना ऑफ यूट्रस, लो स्पर्म काउंट होता है या इनेबिलिटी होती है स्पर्म की टू रीच आउट टू द ओवा, इस केस में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। गिफ्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। गिफ्ट के केस में आपने गैमीट ट्रांसफर कर दिया, बट इट डजंट मीन कि मदर चाइल्ड बेयर नहीं कर सकती, मतलब उसका यूट्रस की कंडीशन इज फाइन, यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द गैमीट। उतनी कंडीशन के लिए यू रिक्वायर द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, अदरवाइज आप मदर को क्या कर सकते हो? उसके अंदर यू कैन ट्रांसफर द गैमीट और उसके बाद फर्दर प्रोसेस प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स आप कहाँ करते हो? फैलोपियन ट्यूब में करते हो। अगर इससे ज़्यादा होता है मोर देन, तो यूट्रस में करते हैं। और अगर आप इसमें फैलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, ठीक है। और अगर इट इज मोर देन 8 तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी आपने क्या कराया? क्रॉसेस कराया, मतलब फर्टिलाइज कराया, देन यू आर ट्रांसफरिंग इट। So if the zygote or early embryos with 8 blastomere is introduced into the fallopian tube, it is called as the zift, right? उसके बाद MTPs are essential for certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful. Second, fatal either to the mother or fetus or both, और unwanted pregnancies, अगर ये तीनों cases हैं तो आप MTP के लिए जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये प्रोसीजर होते हैं। गिफ्ट में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक केस होता है कि ओवम कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द रेसिपिएंट वुमन फॉर फर्टिलाइजेशन। आप ओवा कलेक्ट करोगे एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट, राइट। सो दैट इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। उसके बाद AI, इसके केस में यू आर इंसर्टिंग द
semen, right? So it is a artificial insemination. Semen is collected from the husband or donor and is introduced into the uterus. Intrauterine insemination कहते हैं. इसमें आप एक होल्डर लगा के you will be inserting the semen or injecting the semen into the uterus, जिससे कि sperm जो है ट्रांसफर हो जाए. ठीक है. So these are the methods there. फिर सरोगेसी का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर कि अगर मदर का यूट्रस इज नॉट फाइन टू होल्ड द व्हाट एम्ब्रियो, राइट, और फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए तो द पीपल कैन गो फॉर द सरोगेसी टू, जिसमें आपको पता है कि वी कैन यूज द अदर इंडिविजुअल, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इम्प्लांट कर सकते हो एम्ब्रियो को फॉर द फर्दर ग्रोथ. ठीक है. दैट इज अबाउट द सरोगेसी. ठीक है. सो सरोगेट मदर हु प्रोवाइड्स हर यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सम अदर पर्सन्स एम्ब्रियो. इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे. सरोगेसी से कितने, कोई सेलिब्रिटी का नाम बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों ने सरोगेसी को यूज किया है. सो थैंक यू. दिस इज फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. ठीक है. सो वी आर स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.